ठीक है, माइक्रोफोन चलता रहेगा, बीच में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उस विभाग में मुझे हर वर्ष आने का मौका मिलता है जहां मैंने पढ़ाई। ये अलग बात है कि पहले वो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में मेरी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन जिस बिल्डिंग में भी पढ़ाई उसका मतलब नहीं है तो वो डिपार्टमेंट, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है। और मुझे सबसे ज्यादा दो बात पे खुशी होती है। पहली बात कि हमारे कुलदीप में किसी और विभाग का नाम हो चाहे ना हो, अर्थशास्त्र विभाग का नाम हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये है कि आप अगर देखें ये जो पूरी इमारत बनी है, हमने देखा कि पहले जो पुरानी बिल्डिंग में होती थी और आज आप लोग इस बार बहुत खुशकिस्मत है कि इतनी बड़ी इमारत में आपको अलग अलग विषयों पर पढ़ने का मौका मिला है। एक अच्छी बात यह रही है कि पिछले एक साल के दरमियान आप लोगों ने बहुत सारे लीडरशिप इनिशिएटिव दिए, जैसा कि मनीषा हमेशा बताती हैं कि आप अलग अलग लोगों की बातें सुनते हैं। और देखिए एक बात आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आज के समय में जिस तरीके का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में जब तक आप वर्सेटाइल नहीं होंगे और जिसको कहते हैं ना कुछ हट के नहीं होंगे, शायद आपके लिए रास्ता उतना आसान नहीं है। इवन हम लोग भी, मुझे इस प्रोफेशन में 28 साल हो गए, मैंने 1995 में शुरू किया, 2024 हो रहा है। इन 28 सालों में जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी है कि आप कितना ज्यादा वर्सेटाइल हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, प्लान ए प्लान बी जरूर होना चाहिए। हम लोग की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम लोग प्लान ए को सोच लेते हैं, प्लान बी नहीं सोचते। तो प्लान बी आपका क्या? आप यहां से पढ़ाई कर लेंगे, अभी आपका मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, पहला क्वेश्चन आपका आएगा अब क्या। तो ये जो अब क्या है उसका समाधान तभी हो सकता है जब आपके पास प्लान बी हो, और प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो चाहे प्लान सी हो। कई बार लोग कहते हैं कि प्लान सी क्यों, प्लान जेड तक क्यों नहीं होना चाहिए? इंग्लिश अल्फाबेट 26 अक्षरों का है तो 26 क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये देखिए ये व्यावहारिक नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि प्लान ए से प्लान जेड होना चाहिए, लेकिन प्लान ए और प्लान बी को होना चाहिए। अच्छा, जब आप तैयारी करते हैं, चूंकि एक हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, या यूं कहें कि बचपन से ही और खासतौर पर बिहार में हम लोग को एक चीज जरूर सिखाया जाता है कि बेटा अगर सरकारी नौकरी नहीं की तो कुछ भी नहीं। और ये एक ऐसी चीज है जो कहते हैं ना कि इंजेक्ट किया जाता है। जन्म के बाद लोगों को टेटनस के टीके लगते हो, हमें सिविल सर्विस का टीका लगता है। और ये जरूर कहा जाता है कि अगर नहीं किए, मतलब एक पुरानी कहावत जो मेरे पिताजी की कई बार कहा करते थे कि बेटा बनोगे सरकारी अधिकारी, नहीं तो बेचोगे तरकारी। तो ये अजीब सा लगता था कि ऐसा क्या है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ही सोचे। और आपको एक सच्चाई बताएं, हम पहले शायद बिहारी होंगे जिससे गालियां भी पड़ती थी, हमने कभी यूपीएससी नहीं, ना कभी पीसीएस। और ये मेरी अपना फैसला, ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे कहा कि ऐसा करना है, या पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे इसलिए हमने नहीं किया। सब कुछ जो मुझे आता था, व्यवहारिक जितनी चीजें आती थी, मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया। और उसके पीछे मेरा ये था कि सभी लोग जिधर जाते हैं, हम क्यों ना प्लान ए ऐसा बनाए जो औरों के प्लान ए से गुजरा। और वही चीज मुझे इस प्रोफेशन में लेकर, तो हमारा प्लान ए जो था वो जर्नलिज्म का था और प्लान बी मेरा एकेडमिक का। यहां पे मेरा रिसर्च का काम भी शुरू हो गया। आपको बताएं, यहाँ पे मेरा पीएचडी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। प्रोफेसर डीके श्रीवास्तव सर थे जो अभी ईवाई में प्रिंसिपल कंसल्टेंट है, जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे, और उस समय प्रोफेसर माधुरी श्रीवास्तव मैम हुआ करती। तो इन दोनों के अंडर में मुझे काफी अच्छा सपोर्ट मिला। और हम लोग शायद इस बात में बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें प्रोफेसर ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा सर से साथ मिला, प्रोफेसर पीके भार्गव सर का मिला, प्रोफेसर डीके मिश्रा सर का, प्रोफेसर जीडी मिश्रा सर का, और सबसे बड़ा जो सुब्रमण्यम सर है जिनके नाम से आपका मतलब उनका जवाब नहीं। अगर वो 9 बजे की उनकी क्लास होती थी, मुझे याद है कि उस बिल्डिंग में सुबह 9 बजे की उनकी क्लास होती थी, और वो कभी भी 8:45 के बाद नहीं आए, वो 8:45 में आके क्लास में बैठ गए। तो हमारे अंदर से गिल्टी होता था कि यार हम लोग समय पे क्यों नहीं आ सकते। और जबकि हॉस्टल में आपको पता है, आप सभी लोग हॉस्टल शायद हो, तो हॉस्टल की जिंदगी अलग ही जिंदगी होती है। और अब जितना बदलाव हो चुका है, उस समय तो खैर इतने बदलाव नहीं थे। तो मैं आपको ये किस्से क्यों सुना रहा हूं, ये किस्से इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप ये सोचिए कि आप जहां से निकले आप बहुत कुछ ले करके निकल रहे हैं, और इसको कैसे कैपिटलाइज करना है। और वहीं पे बात आती है
कि जो आज का दौर है जिसमें हम लोग खबरों की बात करें, चूंकि हम खबरों की दुनिया से जुड़े हैं, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, उसके बाद मैंने बीजेएमसी किया था। वही मेरे लिए एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मेरा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया था, पीएचडी मेरा ऑलमोस्ट शुरू हो गया था, और यहाँ पर बीएचयू की एक बड़ी परंपरा कह लीजिए कि यहाँ पर लोग जब पढ़ने आते हैं तो ये सोच के लिए आते हैं कि कितने साल के लिए आए हैं, ये सोच कर के आते चलो ये भी हो गया, एक ये भी डिग्री ले लेते हैं, ये भी डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि इतना सस्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लगे हाथ जर्नलिज्म की भी एग्जामिनेशन, हमने उसकी परीक्षा दे दी, उनका होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पीएचडी तो हम कर ही रहे। अब ऐसा संजोग कहिए कि जर्नलिज्म की फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरा नाम नहीं आया। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि खुशी पे नजर लगती है, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो नजर लग गई, क्योंकि उसमें से एक लड़की जो थी उसने एडमिशन नहीं की और सेकंड लिस्ट में मेरा फर्स्ट नाम आ गया। तो अब लगा कि यार मौका नहीं चूकना चाहिए, कर लो, एक साल की तो बात है, फिर पीएचडी तो चलता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो हमने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया। अच्छा, एडमिशन ले लिया तो उसके बाद पढ़ाई पूरी कर ली, और ऐसा संयोग बना कि पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचने मतलब यहाँ 30 सितंबर को मेरे एग्जाम खत्म हुए थे, सुबह 7:30 से 10:30 का एग्जाम, 7 से 10 या 7:30 से 10:30 का होता। एग्जाम खत्म करने के बाद 2 बजे हमने श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ा, पैसे नहीं थे, स्लीपर में जो सीढ़ियां होती हैं उसमें बैठ करके अखबार बिछा करके दिल्ली पहुंचे। बस ये सोच करके कि चलो देखने को देखा जाए, जैसे बनारस में कहते हैं जरूर देखा जाए, वही बात। तो वही सोच के हम दिल्ली पहुंच गए। संघर्ष के दिन थे, लगभग डेढ़ साल कह लीजिए, 1.5 साल बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। कोई नौकरी की बात ही नहीं करता था, वो तो बहुत जरूरी चीज। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आप एक अच्छी मंशा से जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई सहयोग है। तो एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप शायद उनके नाम से वाकिफ हो, बीएचयू के ही रहे हैं, संदीप दास, आपने नाम सुना होगा। संदीप दास फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और ग्रैमी अवार्ड विनर है, क्योंकि वो तबला था। और पंडित किशन जी महाराज, जिनका दुनिया में अब वो दुनिया में नहीं है, उनके शिष्य हैं। अगर कबीर चौरा आप जाएंगे तो गोदाई महाराज जी हो, किशन महाराज जी हो, सबका वहीं पे एक साथ है। तो संदीप जो है वो दिल्ली हमसे पहले पहुंच गए थे, तो उनके बड़े भाई ने हमारी मदद की कि आपको इंटर्नशिप करवा। तो इंटर्नशिप शुरू हुआ, और इंटर्नशिप शुरू करने के बाद फिर भी संघर्ष चलता रहा, लेकिन नौकरी अंततः मिल गई। और फिर जो काम का सिलसिला शुरू हुआ तो चलता रहा। लेकिन कहते हैं वो बिहारी जो इंजेक्ट किया हुआ था, वो कहीं ना कहीं से एक दिमाग में टीस मार, यार सब दुनिया सरकारी नौकरी कर रही, हम क्यों नहीं कर रहे। तो हमने यूपीएससी पीसीएस तो नहीं दिया, लेकिन उस समय यूटीआई, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, देश का पहला म्यूचुअल फंड, वहां पर वो पहले फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और उसमें बैंक के पीओ की तरह उनका एक ऑफिसर ग्रेड होता है। तो हमने कहा चलो लगे हाथ इसको लेकर के देखिए, होगा तो होगा, नहीं तो नौकरी तो करेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। संजोग कहिए नौकरी लग गई, मुंबई में हमारी नौकरी पहली पोस्टिंग। शायद हमारे हमसे ज्यादा खुश हमारे घर वाले थे कि चलो इसको अब तो अकल आई, सरकारी नौकरी में आ गया बच्चा। लेकिन वही फिर मैं कहूंगा ना, खुशी पे नजर थोड़ा लगती है। हमने नौकरी छोड़, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी रास थी। अब आप कहोगे कि ये भी एक अजीबोगरीब कहानी थी, लेकिन ये कहानी है, हकीकत है, सच है। और उसके बाद तब से हमने जर्नलिज्म का कोर्स कर ही रखा था, इसी में अपना लाइफ बनाया। लगभग 16 साल मैंने टीवी किया। फिर लगा कि जब मेरे बाल सफेद होने लगे तो हमने कहा कि शायद हम टीवी के लायक नहीं, क्योंकि टीवी में यंग एनर्जेटिक फेसेस चाहिए, और अब एनर्जी तो भले हो लेकिन चेहरे पे बाल तो सफेद है, इसको तो मैं रंगता नहीं कभी। हमने पहले से तय कर रखा था बाल कभी नहीं रंगे, चाहे जो। तो हमने बाल कभी रंगा नहीं, और टीवी वालों ने कहा आप बूढ़े हो गए हो, हमने कहा ठीक है। और एक और था कि हम चूंकि हमने हिंदी में हमने काम लंबे समय के लिए किया, तो अपने आप को चुनौती देने के लिए हमने कहा कि क्यों ना अंग्रेजी में काम, हिंदी में तो किया, टीवी में भी किया। और संजोग देखिए, हिंदी वालों ने नौकरी नहीं दी, हम हिंदी में नौकरी करने के लिए मांगने गए, हमें हिंदी वालों ने नौकरी नहीं दी, अंग्रेजी वालों ने नौकरी। तो एक हिंदी का पत्रकार द हिंदू का पत्रकार है। और आपको पता है हिंदू जो है वो अंग्रेजी के मामले में वो एक अलग ही दुनिया है उसकी।
हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमें 2 अखबार पढ़ने को कहा जाता था, एक हिंदू और एक स्टेट्समैन। आप लोगों ने शायद स्टेट्समैन का नाम अब शायद नहीं सुना होगा, कैलकाटा सेंट्रल का है, और उसकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी बहुत ही अलग है। तो पहला इंटरव्यू जब मेरा हिंदू में था, इंटरव्यू क्या था, जस्ट एक इंट्रैक्शन था, तो जो संपादक जी आए थे उनको हिंदी नहीं आती थी और हमें तमिल नहीं आता। तो हमने कहा चलिए ठीक है, जो भाषा है, अंग्रेजी मेरी जितनी आती थी, और बिहार में हम बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो आपको पता है बिहार बोर्ड में अंग्रेजी कैसे पढ़ाई होती है। क्लास 5वीं मैंने पहली बार पढ़ा था, दिस इज ए बॉय दिस इज ए गर्ल। तो हमने कहा कि सर आई नो इंग्लिश बट प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं हिंदू वाली अंग्रेजी लिख सकता। आई विल राइट सम रीजनेबली वेल इंग्लिश बट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। उनका जवाब क्या था, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था, उन्होंने कहा जस्ट फोकस ऑन न्यूज, आई विल टेक केयर ऑफ लैंग्वेज। और मेरी हिंदू की पत्रकारिता यहां से शुरू हुई और आज लगभग 11 साल मुझे हिंदू में हो गए। और इन 11 सालों में जो मैंने सबसे अच्छी चीज सीखी कि न्यूज, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, ये 4 चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, दूसरा आपको इंफॉर्मेशन और न्यूज के बीच का डिफरेंस समझना चाहिए, और तीसरी बात कि राइटिंग स्किल। आप लोग सभी लोग अगर आप पीएचडी भी करोगे या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाकर मेरी समझ है कि आप लोगों को डिसर्टेशन लिखना पड़ता है, तो जब आप वो लिखते हैं तो उसकी स्किल क्या होनी चाहिए, तो हम इन्हीं चीजों पे आज चर्चा करेंगे। पहला तो आपको इंफॉर्मेशन है, फिर हम बात करेंगे न्यूज के ऊपर और किस तरीके से न्यूज की दुनिया में बदलाव हुआ है, और ये हमारा एजेंडा है। सबसे पहले कि हमारे लिए मास कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, दूसरा ये है कि मास कम्युनिकेशन का कंपोनेंट क्या है, एक जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इंफॉर्मेशन और न्यूज के बीच में डिफरेंस नहीं करते। आपके लिए खास तौर पर जब आप स्टूडेंट हैं और जब यहां से आपकी अगली जो सीढ़ी जहां पे आप चढ़ने वाले हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। फिर है कल क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा। एक जो हम लोग बड़ी परेशानी आज के दिन में झेल रहे हैं वो है लोग आजकल खबरें पढ़ते नहीं हैं, खबरें देखते हैं, न्यूज अवॉइडेंस हो गया है बहुत ज्यादा। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन क्यों है, और एक और बात यह है कि भरोसा, खबरों पे भरोसा आप नहीं कर पाते। कई बार आपको लगता है कि जो आपने पढ़ा है वो सही है, संदेह करते हो आप, और आप क्या बन सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम राइटिंग स्किल पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो मास कम्युनिकेशन देखते हैं उसमें ये 3 चीजें होती हैं। एक तो आपका एडवर्टीजमेंट है, एक आपका पब्लिक रिलेशन है और एक न्यूज है। तो आप यदि एक कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो ये मत सोचिएगा कि हमारा काम केवल न्यूज का है, नहीं, आपके लिए ये भी एक दुनिया है, आपके लिए एक ये भी दुनिया है, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए। आप देखिएगा, याद करिए अमूल, अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो हम सभी की जिंदगी में सुबह से रात तक किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, दूध से लेकर के आइसक्रीम तक। आप रात में भी कई बार होता है खाना खाने के बाद कहते हो चलो आइसक्रीम खाना, आपके लिए एक पॉपुलर ब्रांड जो है वो अमूल का ब्रांड। अमूल के विज्ञापन जो होते हैं वो हमेशा करंट टॉपिक पे होते हैं। आप देखोगे कि वो डेली एडवर्टीजमेंट चेंज करते हैं और उनका जो होर्डिंग लगा होता है वो बिल्कुल करंट टॉपिक पे होता है। तो आज के दिन में ये तीनों इंटरलिंक्ड है और आपके लिए स्कोप तीनों में। आपका अगर प्लान ए अगर कुछ और है और अगर प्लान बी में आप अगर मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, यहां तक कि प्लान ए में भी जो आपका एम है उसको अचीव करने के लिए आपके पास इन तीनों का अगर नॉलेज हो तो काफी है, काफी ज्यादा। दिक्कत क्या होती है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, हमने खबर पढ़ ली, लेकिन आप याद रखिए कि आपका जो एम है उसको अचीव करने के लिए इसकी जानकारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अगर यूपीएससी का भी इंटरव्यू देने जाएंगे ना, आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे जुड़े होते हैं, क्योंकि एज एन ऑफिसर आपको पब्लिक रिलेशन करना है, आपको पब्लिक से डील करना है, तो इसीलिए आपको इन तीनों की जानकारी जो है होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये तीनों इंटरलिंक्ड है, इसको हम लोग कहते हैं पेड मीडिया और इसको हम लोग कहते हैं अर्न मीडिया।
ये पेड मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके विज्ञापन होते हैं उसके लिए कोई ना कोई कंपनी पैसा दे करके कोई स्पेस खरीदती है ना? अखबार में जो आप देखते हो या टीवी देखते हो उसका पे किया जाता है, इसीलिए हम इसको पेड मीडिया कहते हैं। और ये जो होता है, जो आपकी पब्लिक रिलेशन और जो न्यूज है, ये एक तरीके से अर्न करते हो आप, यानी कि आपके बारे में कोई अच्छी खबर लिखे, आपके बारे में बताया, आपके बारे में कुछ समझाया, वो आप अर्न करते हो, इसीलिए हम लोग इसको अर्न मीडिया कहते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका इंफॉर्मेशन। देखिए, एक जो बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन में क्या हो रही है कि आपके पास ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सभी लोग टैबलेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास टेलीविजन सेट है, आपके टेलीविजन सेट में भी ऑप्शंस इतने हैं, आपके पास ओटीटी है, न्यूज चैनल्स हैं, और आप इतने इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है। और सुबह सुबह आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं। कभी होता है कि आज सोमवार है, नीले कपड़े पहन करके निकलेंगे। कभी होता है कि सोमवार का दिन है, आज जो है वो मौसम खराब रहने वाला। तमाम तरह की सूचनाएं आपके पास आती हैं। हमको एक बात समझना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एक जस्ट आपको अलर्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन एंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इंफॉर्मेशन से ही मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट। जैसे आपने देखा होगा कई बार व्हाट्सएप पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको आते हैं, आप क्या करते हो? फॉरवर्ड करते हो। ये फॉरवर्ड करना हमारी फितरत में शामिल है। जब आप फॉरवर्ड करते हो तो कई बार आप सोचते भी नहीं हो कि जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, आप जस्ट फॉरवर्ड कर देते हो। यानी कि आपके अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी की कमी है। ये कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, ये कमी इसलिए है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है। और पुरानी कहावत है, जो चीज बहुत ज्यादा होती है ना, उसका मोल हमें समझ नहीं है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि हम इंफॉर्मेशन के मोल को समझ नहीं पाते, और हमको उसको कैसे फिल्टर करना है। तो पहला पॉइंट आपका, चाहे प्लान ए हो, प्लान बी हो, आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलप करना। और इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलप करने के लिए आसान तरीका क्या है? इंफॉर्मेशन को वेरीफाई, इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया जाए, जज किया जाए, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम। हम लोग दिक्कत क्या होती है, इंफॉर्मेशन आती है, हम सीधे कंज्यूम कर लेते हैं। जो बीच का दो पार्ट है, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, वो हम नहीं करते। आप बंद करके भरोसा करते हैं, और कुछ पे तो बिल्कुल कहते हैं कि वो गलत हो ही नहीं सकते। इन्होंने कह दिया तो गलत हो ही नहीं सकते। नहीं, जब तक आप इंफॉर्मेशन को एग्जामिन नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो आपका कंजम्पशन हमेशा कमजोर। और आपके लिए वो इंफॉर्मेशन हो सकता है वो मिस इंफॉर्मेशन में चल, और वो आपके लिए नुकसानदायक। तो आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलप करनी है। दूसरा क्या होता है कि यही इंफॉर्मेशन न्यूज में कैसे बदलता है। हम लोग एक थ्योरी फॉलो करते हैं जिसको कर्ट लेविन की गेटकीपिंग थ्योरी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट क्या है? जैसे आप लोगों ने ग्रोथ थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, चाहे सैमुअल्सन की थ्योरी पढ़ी होगी, चाहे मास्टर्स की थ्योरी पढ़ी होगी। इन सभी थ्योरीज में आपको बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन से सामना करना पड़ता है। हम लोग भी उन तमाम इक्वेशंस को फेस करते हैं, और उन इक्वेशंस के बेसिस पे हम ये चार्ट बनाते हैं। ये चार्ट क्या है? इसको हम लोग कहते हैं गेटकीपिंग थ्योरी। गेटकीपिंग थ्योरी क्या है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, लेकिन हर इंफॉर्मेशन न्यूज बनने के लायक है। तो इसमें से न्यूज बनने के लिए जो आप देख रहे हो, ये गेटकीपर। तो एक न्यूज़पेपर में, एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यूज एडिटर होता है, वो गेटकीपर का रोल प्ले करता है। जैसे हमारा काम क्या है, हमारे पास अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम भी 50 इंफॉर्मेशन हमें आए। मेरे लिए वो हर इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं है। हमें ये देखना होता है कि उसमें से कौन सा है जो कि न्यूज के NEWS को फॉलो करता है। अब आप कहोगे ये NEWS क्या है? NEWS आपको पता है, आप लोगों ने कभी न्यूज के बारे में कभी चर्चा की होगी, तो आप लोग कहते होगा ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना, बहुत कॉमन है। अब यहां पर हम लोग जब गेटकीपिंग थ्योरी में जाते हैं तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे नहीं जाते। हम लोग क्या करते हैं, ये जो 4 लेटर है, 4 अक्षर है, क्या है? NEWS, इनसे हम न्यूज को डिफाइन करते हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि N से शुरू होने वाला एक
शब्द बताइए जो कि न्यूज को डिफाइन करता है। नेशनल। आप लोग बताइए, एन से शुरू होने वाला एक शब्द, एक वर्ड जिसको आपको लगता है कि ये न्यूज को डिफाइन करता है। न्यू। ये सबसे सही आंसर है। जो नया है वो खबर है। हम लोग इसीलिए कहते हैं न्यूज का सबसे बड़ा डेफिनेशन हमारा क्या होता है, एज इट हैपेंस, जो नया है। अब जब आप एक अखबार पढ़ रहे होते, जैसे आज का आपने दैनिक जागरण उठाया होगा या आपने टाइम्स ऑफ इंडिया उठाया होगा, तो आपने देखा होगा कि पहले पेज पे पीएम आज यहां गए, पीएम ने ये किया, या ये यूएस में ऐसे हो गया, ट्रम्प साहब ने ऐसे किया, बहुत सारी खबरें होंगी। लेकिन अखबार क्या होता है, 14 या 16 पन्ने का अखबार होता है ना। उस 14 या 16 पन्ने के अखबार में हर खबर नया नहीं होता। कुछ खबर ऐसा है, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कल हो चुका है उसको आगे बढ़ाता है ना। अब इसी से आपका अगला वर्ड आता है, जो हम लोग ई की बात कर रहे हैं। ये ई से वही शब्द है जो खबरों को आगे बढ़ाता है। इवॉल्विंग। वेरी गुड, इवॉल्विंग। एक्सपेंड, इवॉल्व कर रहा है, लगातार इवॉल्व होता जा रहा है। और ये जो इवॉल्वमेंट है, ये आप अखबार में देखोगे कि अगर अखबार में 100 खबरें आई हैं तो उसमें से 20 खबरें या 10 खबरें ऐसी होंगी जो बिल्कुल आज हुई हैं। 70-80 खबरें वो होती हैं जो कल या परसों हो चुकी हैं, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये हमारा हो गया इवॉल्विंग। तीसरा लेटर है डब्ल्यू। क्या हो सकता है? वाइड। वाइड, ओके। वंडरस। वर्ल्ड वाइड, ओके। वेट, WIDST, वेट। ओके, वेट, ओके। आप बताओ बच्चे। वंडरफुल। वंडरफुल, ओके, ठीक है। और कुछ आप बताओ। वर्दी, आप बताओ। आप आपके पीछे वही वर्दी। नहीं सर, वाइट, ओके। आप बताओ बच्चे। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। वाइज तो सब लोग बोल रहे हैं, वाइज। यहां पे सही आंसर इन्होंने दिया है। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? वंडरफुल। वंडर। वंडरफुल मत बोलिए, वंडर। यानी जब आप कोई खबर देखते हैं तो आप हैरान होते हैं, खुश होते हैं, यानी कि ये आपका वाव फैक्टर है। आप कहते हैं ना वाव फैक्टर क्या है, तो वो आपका डब्ल्यू है। और फाइनली हमारा चौथा अक्षर है एस। एस से क्या बनेगा? सेंसिटिव। ओके। और कुछ? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। कम अगेन? स्पेशल, ओके। सोर्सेस। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे आंसर क्या मिलते हैं? सेंसेशनलिज्म। सबसे ज्यादा, क्योंकि खबरों को लेकर के लोगों को लगता है कि खबरें बड़ी सेंसिटिव टाइप की होती है। जब तक मसालेदार ना हो तो खबर क्या है, आप पढ़ते ही नहीं हो। लेकिन यहां पर एस का मतलब है सिंपल। आपने उस इंफॉर्मेशन को कितना सिंपल वे में प्रेजेंट किया है। आप राइटिंग में भी, आपको जो मैं आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हम लोग जब राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो उसमें जो होती है सिंपलिसिटी। और मैंने भी अपने करियर में यही सीखा कि आपको कुछ भी करना हो, सेंटेंसेस आपके जितने सिंपल हो उतनी तेजी से लोग तक पहुंचे। तो ये आपने 4 चीजें याद रखनी है, न्यू, इवॉल्विंग, वाव एंड सिंपल। यही हमारा गेटकीपिंग थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जिसको हम इन 4 पैरामीटर पे फिल्टर करके देखते हैं, वो हमारा बन जाता है न्यूज। और फिर हम उस न्यूज से आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गेटकीपिंग जो है हमको इंफॉर्मेशन में न्यूज ढूंढने में मदद करती है, तमाम इंफॉर्मेशन से। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट द न्यूज, ये हकीकत है। और इसीलिए जब हमारा ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है तो हमारे अपने लेवल पे भी गेटकीपिंग बड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि हम अपने लेवल पे भी गेटकीपिंग करते हैं या नहीं। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये 4 तो अक्षर मैंने आपको बताया ही दिए, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा। ये हो गए जो 4 मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। ये हमारे लिए हेल्प करता है किसी भी इंफॉर्मेशन से न्यूज को फिल्टर आउट करने।
और ये आपके लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप उन कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की आप तैयारी करोगे, बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा आपको फेस करना है और उन इकोनॉमिक डेटा में हर डेटा ऑथेंटिक नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि डेटा को इकोनॉमिस्ट की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि दो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, हम भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। इकोनॉमिस्ट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो डेटा को हमेशा अपने चश्मे से देखता है और नतीजा होता है कि उसमें से वही डेटा वो आपके सामने रखता है जो उसको लगता है वो सही है। जैसे अभी एक सिंपल से बात कहूं, अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया 12 तारीख को, क्या डेटा था याद है किसी को? इन्फ्लेशन को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या कहा? 12 तारीख को डेटा रिलीज किया था गवर्नमेंट ने, किसी को याद नहीं? 6.21 का इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों हम 6% पे हम फोकस करते हैं? वो लास्ट लिमिट है, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए ऐसा। हाँ, तो वो क्या है? वही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो कि एमपीसी का 4+-2 हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो 6% के ऊपर गया तो हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि 6% के ऊपर गया इसका मतलब है कि जो पॉलिसी रिवीजन जो कि दिसंबर के महीने में होना है और जो फरवरी में अगला होगा, उसमें पॉलिसी रेट कट के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई होगा तो इंटरेस्ट रेट कट तो हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ही बात करें, खैर अभी बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि आपकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं सकते। तो आपने अगर खबर देखी होगी तो कई जगहों पर खबरें कैसे है, एक ने खबर लिखी कि महंगाई दर 6.2% के पास, ठीक है, फैक्चुअल है। दूसरे ने लिखी कि खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 10% के पार, ये सच्चाई है, ये भी सच्चाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो दिया कि ये बड़ा ही मौसमी है, जैसे एक अखबार का समूह ऐसा था जिसने ऐसा लिखा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिक्लिकल है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि कुछ डेटा जो होता है सिक्लिकल होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं और कुछ ओवर अ पीरियड चेंज होते हैं। बोले ये सिक्लिकल है। सिक्लिकल क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो साग सब्जियां महंगी होगी है, चूंकि साग सब्जियों की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 42% है, विच इज अ 57 मंथ्स हाई। जो लास्ट हमने देखा था वो था 59% वे बैक इन 2020 जनवरी, और 2019 के दिसंबर में ऑल टाइम हाई वेजिटेबल इन्फ्लेशन था विच वाज 60%। अब 60%, 57%, 59% और अब है 42%। अब ये 42% हमारे लिए एक खतरे की घंटी है, हमें इसमें सोचना पड़ेगा। और उसमें भी जब हमको पता चलता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि रूरल इन्फ्लेशन जो वो हाई है और गांव देहात में सब्जियां महंगी बिक रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय, जो कि जो सोर्स है हमको ये देखना है। अगर हम उसको सिर्फ ये कह करके टाल दें इट्स अ सिक्लिकल इश्यू, तो क्या बात सही है? अब हमारा काम क्या होगा कि हमको हाईलाइट कैसे करना है कि गांव में अगर महंगाई दर सब्जियों की ऊंची है, ये हमारे लिए एक कंसर्न है, ये हमारे लिए एरिया ऑफ कंसर्न है, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। तो आपने उस इंफॉर्मेशन में कैसे फिल्टर किया? आपने उस इंफॉर्मेशन में उस चीज को ढूंढने की कोशिश की जो आपको लगता है कि वो ज्यादा रेलेवेंट है, और रेलेवेंट यानी कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी रेलेवेंसी हमको देखनी है। अब जैसे अभी की न्यूज में हम लोग क्या करते हैं, ये 4 हमने आपको NEWS बताया था। इसी NEWS से क्या होता है, L से बेसिकली नैरेटिव से हम लोग नैरेटिव एक बनाते हैं जो कि रिसीवर और जो सेंडर है उनके बीच में कम्युनिकेशन के जरिए नैरेटिव सेट होता है। जैसे अभी आपको मैंने इन्फ्लेशन का बताया। अब मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़पेपर अगर 6% या मेजॉरिटी ऑफ न्यूज सोर्सेस 6% प्लस इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत कंसर्न शो ना करें, तो ये एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इस इन्फ्लेशन को लेकर के उतना हाई तौबा नहीं मचाएगा जितना हम आप मचाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नैरेटिव ये सेट होता है कि ये तो बहुत ही बुरा हाल है, हमको नए सिरे से सोचना होगा, तो ये न्यूज का जो पहला एलिमेंट है कि किसी इंफॉर्मेशन में आप नैरेटिव सेट कैसे करें। दूसरा क्या होता है कि हम इंगेज करते हैं लोगों को, रीडर्स को, व्यूअर्स को, कंज्यूमर्स को, न्यूज कंज्यूमर्स को, ताकि हम इमेज इंप्रूव कर सकें। इमेज किसकी है? यहां पर बात हम लोग करेंगे तो गवर्नमेंट की इमेज की बात करें।
अगर आप किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी का इमेज है। तीसरा अगर जो लोग देखते हैं वो है वर्क फॉर परसेप्शन। हमको परसेप्शन मैनेजमेंट भी हमारा न्यूज का ही पार्ट है, यानी कि उन खबरों को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं जिससे कि कोई भी मिसपरसेप्शन ना रहे। और जो फोर्थ है, जो मैंने आपको कहा, रेपुटेशन को स्ट्रेंथन करें। तो हमारा जो न्यूज का पर्पस है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब न्यूज में कन्वर्ट करते हैं तो हम इन 4 चीजों पे काम करते हैं। नैरेटिव, इमेज को इंप्रूव करना है, परसेप्शन पे काम करना है, रेपुटेशन पे काम करना ये आपकी ये जो आंख दिखा है, आंख पर है। हाँ और ये जो ब्रेन की, हाँ इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा जर्नलिज्म की लाइन में? हाँ, ये जो है देखिए, ये हम आप देख क्या रहे हैं, इमेज हमने कहा, हाँ, जो आपको कहते हैं कि जो दिखता है वही सच है, जो आप नहीं देख रहे हैं उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते। तो हमने जब आपको खबर दिखाई कि सब्जियां बड़ी महंगी हो गई, अब हो चाहे ना हो आप यकीन कर लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो तस्वीर आ जाती है। अब आप सोचिए ना, आप सुबह सुबह सब्जी खरीदने जाएंगे, बनारस की बात अलग होगी, दिल्ली की बात हम आपसे कह सकते हैं क्योंकि हम वहां पर पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। तो दिल्ली में क्या होता है कि जब हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां पे आम लाइन होती है, अरे बड़ी महंगाई। अभी जो बड़ी महंगाई है ये क्या है, एक वो चीज है जो हमको शायद नहीं दिख रहा, ये टैंजिबल वर्सेस इंटैंजिबल करके। अब जब आप खुद ही जाकर के देखते हो तो पता चलता है कि प्याज जो है वो 80 रुपए में मिल रहा है, तब आपको यकीन होता है कि हाँ ये सच है। तो ये इमेज जो है वो उसी चीज को दिखाता है कि जो आप देखेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि जो आपने सुना है आप उसके लिए। इसीलिए वो मैंने आई करी। दूसरा परसेप्शन, जैसे मैं फिर आपसे जिक्र करता हूं दूध का। आप देखिएगा कि कई बार जैसे आप दूध खरीदने जाते हैं वहां पे लोग कहते हैं दूध महंगा हो गया। अब दूध महंगा हो गया है, दूसरा ये भी आता है कि सरकार दूध पे बड़ा टैक्स लगा। अब ये यहां पर परसेप्शन की बात है, क्योंकि एक तरफ आता है कि किसान की आय नहीं बढ़ रही और दूसरी तरफ लाइन क्या आती है, दूध पर टैक्स बहुत बढ़ा है। अब आप बताइए, दूध पर जीएसटी है ही नहीं। दूध में सिर्फ 2 तरह के दूध पे जीएसटी लगता है, जो दोनों तरह का दूध हम आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। एक, अगर आपने डब्बा बंद दूध खरीदा हो जो कि 15-15 दिन तक आपके घरों में सुरक्षित रहता है, उस पर 12% जीएसटी। और दूसरा, अगर आप फ्लेवर्ड मिल्क लेते हैं जैसे वनीला है, पाइनएप्पल है, उस पर 12% जीएसटी। बाकी किसी दूध पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन परसेप्शन क्या है, दूध पर जीएसटी लगता है। लोगों को यह पता नहीं कि दूध में 2 ही तरह का दूध है जो कि हर कोई यूज नहीं करता। हम आप क्या यूज करते हैं, टोन, डबल टोन, फुल क्रीम, यही यूज करते हैं ना। उस पर जीएसटी नहीं है, चाहे वो आप अमूल का पैकेट खरीदे, चाहे वो आप लूज में खरीदे। लेकिन हाँ, अगर वो अल्ट्रा हीटेड होगा, जीएसटी के लैंग्वेज में कहें तो उसको कहते हैं अल्ट्रा हीटेड मिल्क, क्योंकि वो डब्बा में जो रखा जाता है वो काफी प्रोसेस होकर रखा जाता है ताकि लंबे समय तक टिके। वहां पर आपने परसेप्शन चेंज करना है। तो ये ब्रेन जो है उस परसेप्शन को समझना है, ठीक है। तो ये हम इन 4 चीजों पे न्यूज पे काम करते हैं। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दें, हमारा ये पहला न्यूज़पेपर है इंडिया का, जिसको हम लोग ठीके बंगाल गजेट के नाम से जानते हैं। और ये 1780 में शुरू और 2 साल में बंद हो गया। जानते क्यों बंद हुआ था? इन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा, और सरकार के खिलाफ लिखा, इनके ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना लगा। अब आप सोचो 1780 में 5000 रुपए का जुर्माना, कितनी बड़ी रकम, ये बैंकरप्ट होगा और इनको बंद कर दिया। लेकिन इतिहास में नाम आ गया कि ये देश के पहले अखबार के एडिटर, ये हिंदी का है और ये उर्दू का है। तो लगभग 6 साल के बाद हिंदी का शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत और 6 साल के बाद नहीं तो 100 साल के बाद हिंदी में शुरू हुआ था और फिर उर्दू में शुरू हुआ था। तो आज के दिन में हमारे देश में जो 18 भाषाएं हैं, जो कि शेड्यूल जो संविधान के उसमें है, उसके अलावा और भी कई भाषाओं में अखबार चलता है। ये और भी पहले का है। ये आपको पिक्चर याद है, किसी ने देखी है पिक्चर? कल, आज और कल, कपूर खानदान की 3 पीढ़ी एक साथ थी, इसीलिए इसका पिक्चर का नाम ही था कल, आज और कल। तो ये पहले की कहानी है जो हमारा अखबार हुआ करता था। इनफैक्ट अब आकाशवाणी ही नाम है, ऑल इंडिया रेडियो नहीं कहलाता।
दूरदर्शन का ये बहुत पुराना लोगो है, शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा हो, तब भी नहीं आता है। लेकिन ये जो दूरदर्शन का लोगो था ना, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए और कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। बाकी ये पपेट्री हो गया या स्ट्रीट डांस हो गया, ये सारे हमारे सोर्स हैं जो कि हम न्यूज से हासिल करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये आप इस 2 पिक्चर को देखेंगे। हमारा पहले जो होता था, इन चेहरों में से किसी को पहचानते हैं? कोई चेहरा आपको पहचाना हुआ लग रहा है? और ये ठीक है, शमी नारायण साहब। और कोई चेहरा आपको पता है? शोभना जगदीश है क्या? शोभना जगदीश की है। पूरे हिंदुस्तान में मेट्रो में जो आवाज गूंजती है वो इनका है और इनका है। इनका नाम है शमी नारायण, इनका नाम है दिल्ली सैंडल। ये अंग्रेजी है और ये हिंदी है, और इसके अलावा लोकल डायलेक्ट में भी होता है। जैसे आप बेंगलुरु में जाओगे तो कन्नडिगा में है, चेन्नई में जाओगे तो तमिल में है। ये सारे जो है ये दूरदर्शन के न्यूज रीडर्स हैं, और ये सभी आइकॉनिक न्यूज रीडर्स हैं। जैसे इनमें से ये जो है, इनका नाम है सलमा सुल्तान। और सलमा सुल्तान इसलिए फेमस है कि जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था तो ये खबर इन्होंने पढ़ी, और ये खबर जो पड़ी थी स्टोन फेस के साथ, जो कम्युनिकेशन हम लोगों ने उसमें इनसे सीखा, स्टोन फेस, आज इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, कोई एक्सप्रेशन नहीं। ऐसे सारे न्यूज रीडर्स, ये कभी भी अपने आप को न्यूज एंकर्स नहीं कहते थे। आज के दिन में आप न्यूज रीडर शब्द नहीं सुनते हो, आप सुनते हो न्यूज एंकर्स। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी अपने आप को न्यूज एंकर नहीं कहा, न्यूज रीडर का, क्योंकि ये लोग न्यूज रीड करते थे। दूसरा इसमें एक और बात ये था, शायद अगर म्यूजिक चल जाए तो मैं इंटरेस्टिंग म्यूजिक आपको सुनाना चाहता हूं। किसी को ये स्टिंग याद है? ये 8:30 बजे की हिंदी समाचार का स्टिंग। तो हमारे समय में जब हम लोग यहाँ पर नरेंद्र देव छात्रावास में रहते थे, तो उस समय 8:30 बजे हमें कॉमन रूम में पहुंचना था इस म्यूजिक के साथ। और ये म्यूजिक हमारे लिए क्या था? अपॉइंटेड व्यूइंग। यानी कि 8:30 बजे हमें हिंदी में खबर देखनी है, 9 बजे अंग्रेजी में खबर देखनी है, और सुबह की हमारी शुरुआत, अब तो उतने चाय की दुकान नहीं रहे। पहले जो बिरला और राजा राम के बीच जो आप देखते हो, वहां पर एक चाय की दुकान होती, बंद हो गई। अब वो गेट ही बंद हो गया। वो वहां पे एक पुलिया थी, उस पुलिया पे हम लोग बैठ करके दैनिक जागरण के एक एक पन्ने के लिए लड़ते थे। कोई ऐसे पढ़ रहा है तो पीछे से 2 जने और पढ़ रहे हैं, आगे से 1 जना कोई पढ़ रहा है, चाय की प्याली है और ब्रेड पकौड़ा। वो जो सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा बनता था, उस पर हल्का नमक छिड़क करके। तो हमारे लिए चाय और अखबार अपॉइंटेड रीडिंग था, खबरें देखना हमारे लिए अपॉइंटेड व्यूइंग था। ये एक मेजर था हमारे लिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ न्यूज कुछ इस तरीके का होता। आज के दिन में आप देखिए लगभग 10,000 अखबार, लगभग 10,000, और इसका सर्कुलेशन लगभग 22 करोड़। टीवी चैनल में आप शायद 403 चैनल सुन करके हैरान हो जाएंगे। आपको 5 चैनल का भी नाम मुश्किल से याद होगा, 8 चैनल का नाम याद होगा, 403 खबरों का चैनल, और इसमें से लगभग 99% हिंदी या वर्नाकुलर है। क्योंकि देश में अगर कोई भाषा की ताकत है वो हिंदी है, और या फिर आपकी जो आंचलिक भाषाएं हैं या जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वो है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये हो गया, क्योंकि आप सभी जिस जनरेशन के हो, जिसको लोग जनरेशन कौन सा कहते हैं, पता नहीं, जेन जी है, जेन ई है, जेन एफ है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे हैं। ये जो जेन जी है, ये बेसिकली यहाँ पे आपके पास खबरों का सबसे बड़ा सोर्स आपका मोबाइल फोन है। आपने अखबार पढ़ना छोड़ दिया, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, आप बताइए कौन अखबार पढ़ता है? कोई टीवी चैनल कितने लोग देखते हैं खबरों के? उसका जबरदस्ती हाथ क्यों उठा रहे हो? बेचारा नहीं देखता, नहीं
लेकिन हकीकत यह है कि हम अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, हम टीवी चैनल नहीं देखते। बहुत सारे कारण हैं, हर किसी के अपने अपने कारण होते हैं। एक कारण शायद आपका होता होगा कि अरे खबर कहाँ आती है। दूसरा होता है कि मीडिया दो ग्रुप में बट गया है, एक ये फलाना मीडिया है, एक ये ठिकाना मीडिया है। तो ये जो फलाना और ठिकाना मीडिया है, आपको किसी में भरोसा नहीं। आप न इस पे भरोसा करते हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सभी जानते हो कौन कौन सा नाम है। तो दोनों में से किसी का भरोसा नहीं। हम लोग की प्रॉब्लम ये थी कि हमारे लिए आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम किस मीडिया में हैं, इस वाले में या इस वाले में है। किसी दिन हम इस मीडिया में कहलाते हैं, अगले दिन हम इस मीडिया में कहलाते हैं। हिंदू के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि कभी वो माना जाता है कि उसने कांग्रेस पार्टी का बहुत साथ दिया, कभी ये माना जाता है कि वो बीजेपी का साथ है। तो हम लोग कई बार कहते हैं कि आप हमें बता दो कि हम किस ग्रुप में हैं, इस वाले में है, जी वाले ग्रुप में है या डी वाले ग्रुप में। जी और डी आप समझ गए मैं क्या, तो वो कभी हम डिफाइन नहीं हो पाते। बट हमारी चीज क्या है कि आज के दिन में हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है। और देखिए लगभग 15 करोड़ लोग एक्टिव न्यूज कंज्यूमर है ऑनलाइन, एक्टिव। और ये जो वो कंज्यूमर है जिसमें से बड़ी संख्या आप लोग। इसमें प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी क्या होती है, ये आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे एक समय में मुश्किल से 50 से 60 शब्द आएगा। आप अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत है तो आप उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दोगे तो 30-40 शब्द, 50 शब्द आप मैक्सिमम करोगे। तो अब क्या हो गया कि इनशॉट ऐप आप लोगों में से कई लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा। आप इनशॉट में क्या करते हो, कस्टमाइजेशन कर लेते हो कि आपको जिस खबर में दिलचस्पी है वही खबर आपके पास आती है, आप उसको पढ़ लेते हो। अच्छा अब क्या है कि ई न्यूज़पेपर भी लोग नहीं पढ़ते, जानते हैं क्यों? क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कई जगह पे बड़ा खराब है। आपने पन्ना पलटा, वो चक्री घूमता है, आपको इरिटेट करता है। आप कहते हैं ई न्यूज़पेपर की, तो आप जब खबर पढ़ते हो तो आपके लिए ब्रीफ में इंफॉर्मेशन आ जाती है जो 60, 70, 80, 100 वर्ड में आया, और आपको लगता है कि आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। यकीन मानिए यहां पर आप न्यूज से अपने आप को दूर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट नहीं ले रहे हैं, और ये आपके लिए नुकसानदायक है। यहां पर आपको पूरी की पूरी जानकारी दे। एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि 41% ही न्यूज में ट्रस्ट है। खबरों में लोगों को भरोसा नहीं। खबरों में भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि लोग वही मैंने कहा ना कि ये जो जी वर्सेस डी ग्रुप का है, उसकी वजह से ये हमारा स्थिति हो गया है कि पिछले साल तक ये 38% न्यूज ट्रस्ट था, इस साल 3% बढ़ा। जानते क्यों? इलेक्शन की वजह। इलेक्शन में लोगों ने लगा कि चलो यार खबर देख लेते हैं, भरोसा आ जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा विश्वास नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही एक खतरे की घंटी है कि हम न्यूज पर ट्रस्ट नहीं करें, न्यूज पर भरोसा नहीं करें। आज के दिन में अगर आप देखोगे तो एक बड़ी चीज क्या हुई है, ओटीटी। आप ये देख लो 57 ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया ओटीटी में, आप शायद हॉस्टल में ओटीटी का क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके घरों में जो ओटीटी आता है, आपने एक चीज नोटिस किया कि आजकल उस ओटीटी में भी न्यूज के क्लिप्स आ गए। कभी गौर किया आपने? आप देखोगे कि जैसे ही आपने ZEE5 या सोनी लिव या ऐसे कोई भी आपने ऐप डाउनलोड किए तो आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा कि आज तक देख लो, आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा रिपब्लिक देख लो। लेकिन वो पूरा का पूरा बुलेटिन का ऑप्शन कम देंगे, आपको देंगे क्लिप देंगे। यानी कि रात को 9 बजे अगर ऑर्डर ने कुछ कहा या फिर सुधीर चौधरी ने कुछ कहा या अंजना ने कुछ कहा, वो एक क्लिप बना करके आपको डालते हैं। तो ओटीटी में भी न्यूज इंटर कर गया। तो वो चेंज क्या हुआ है, एक और चेंज मैं बताऊं आपको। ये जो नंबर आप देख रहे हो 2209 और ये 456, ये लगभग जो 2600 हमारे पोर्टल्स हैं, इसमें से कुछ पोर्टल्स जो है वो एम्बेडेड पोर्टल्स कहलाते हैं। एम्बेडेड प्लेटफॉर्म पोर्टल का मतलब क्या होता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उसी तरीके से एबीपी का अपना पोर्टल है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड पोर्टल। और दूसरा क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंट है, जैसे आप देखोगे द वायर, द प्रिंट, ये सब इंडिपेंडेंट है। आप इन पे जाकर के कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख लेते हो। यूट्यूब वाले का पता नहीं है क्योंकि यूट्यूब रजिस्ट्रेशन ही नहीं। तो नतीजा क्या है कि आज के दिन में हर कोई एक बूम माइक
सर बताओ सर क्या हुआ, सर ये क्या हुआ। और ये वो लोग हैं जिनको शायद NEWS का फुल फॉर्म इनमें से बहुतों को नहीं पड़ा। इनका काम ये है कि हमको जितनी तेजी से खबर लेकर के ट्विटर पे डाल देना है, हमको जितनी तेजी से खबर लेकर के फेसबुक पे डाल देना है, और नहीं हुआ तो यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा। और ये भी आपके लिए एक नुकसानदायक है क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो हम इस स्थिति में तो पहुंच गए हैं, लेकिन इस स्थिति की वजह से एक मेजर चेंज हुआ। और मेजर चेंज क्या हुआ वो ये था, एनी टाइम रीडिंग एनी टाइम व्यूइंग। आज तक हमारे लिए खबर देखने और पढ़ने के लिए कोई तय समय नहीं, जब मर्जी हो आपके पास ही जिंदाबाद, आप उस पर करते हो। और आजकल तो AI का दौर है, आपने जैसे ही एक सर्च किया विद इन 5 मिनट आपके पास 100 सर्च के रिजल्ट्स आपके पास आके AI कर देता है। तो ये हमारा एक मेजर प्रॉब्लम हुआ है कि हमारा अपॉइंटेड रीडिंग अपॉइंटेड व्यूइंग से हम एनी टाइम रीडिंग एनी टाइम व्यूइंग पे आ गए। और दूसरा बुफे से अला कार्टे पे आ गए। इसका पता है क्या होता है मतलब, बुफे से अला कार्टे पे आना। आपने ये दोनों शब्द तो सुने होंगे, बुफे और अला कार्टे, क्या होता है बताइए, कोई बताएगा। पहले सारे कुछ अवेलेबल होते थे, सारे टाइप के न्यूज। अब क्या है, हम स्पेसिफिकली कस्टमाइज जो हमें पढ़ना है हम सिर्फ वही वाला स्पेसिफिकली चूज कर बिल्कुल। रहे हैं। जैसे आप देखो शादी विवाह में जाते हैं तो हमारी आदत है प्लेट भरने की, है ना, सब भर दो, और भरने के बाद थोड़ी देर के बाद एहसास होता है कि यार खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि कई चीजें मिक्स हो गई। और मिक्स होने की वजह से आप प्लेट थोड़ी देर के बाद आधा खाना छोड़ करके चले आते हो। बहुत गिनती के लोग होते हैं जो बड़े सेंसिटिव वे में जाके अगर रोटी खानी है उसके साथ दाल लेनी है तो वो ही लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को प्लेट पे पहाड़ सा बनाना, और प्लेट पे जो पहाड़ बनाते हैं वो खाने का जायका बिगाड़ते हैं। अब न्यूज में क्या हुआ है कि अला कार्टे हो गया। अला कार्टे का मतलब होता है कि आप जो खाना चाहते हो खास आइटम सिर्फ वही आए स्पेसिफिक। जैसे कि आपने अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप सभी लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो सकता है कि बिजनेस और फाइनेंस की खबरें आप पढ़ना चाहते हो, ये आपके लिए एक स्टूडेंट लाइफ की भी मजबूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पर वो भी दिक्कत ना आ जाए। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसी को सब्सक्राइब करोगे। तो जब आप इन शॉर्ट ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि आपसे पूछता है कि आप किस तरह की खबरों को पढ़ना चाहते हो, और वही खबर आपके लिए वो प्रोवाइड कराता है। तो अब हमारा है कि हमारा 16 पन्ने का अखबार पढ़ने का पेशेंस नहीं, हमको आधे घंटे की खबर देखने का पेशेंस नहीं। हम लोग एक खास तरह की खबर को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और इसी वजह से ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। तो हम न्यूज़पेपर में जो न्यूज का पूरा स्ट्रक्चर है आप देखो कैसे चेंज हो गया। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है कि हम इंफॉर्मेशन और न्यूज का एक छोटा सा हिस्सा एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है, वो आपके राइटिंग में रिफ्लेक्ट। जब आप लिखने बैठते हो, अगर आपसे कहा जाए कि 500 वर्ड्स में एक आंसर लिखना है, या आपने भी डिसर्टेशन लिखना होगा, आप टेंशन में होते हो, और वहीं पे आपके लिए क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं से CPM करना शुरू कर देते हो। जानते हो आप CPM क्या होता है? कॉपी पेस्ट मास्टरिंग। तो ये जो CPM आप करते हो, उसके बाद अपने पास एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, ट्यूटरिंग। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये बता देता है कि आपने कितनी नकल मारी, और वो आपके डिसर्टेशन को रिजेक्ट कर देता है। खासतौर पर जो लोग आप PhD में जाना चाहते हो, वहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रोसेस है। तो BA MA में भी हम लोग डिसर्टेशन है, चेक कर रहे हैं, सब यूज करने लगे हैं आजकल। तो सबसे ज्यादा हम लोग AI यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी जब एग्जामिनेशन कॉपी जांचने का मौका मिलता है तो मैं AI के यूज करके ये समझने की कोशिश करता हूँ कि वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप उठा करके ले आए, तो हमको उस पर नंबर काटना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है कि जब आप इंफॉर्मेशन लें, पूरा इंफॉर्मेशन लें, लिखें, उसको अपने शब्दों में ढाल करके लिखें, तो शायद चीजें बदल जाए। ये जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग खबर नहीं लेते। आप सोचो कि 39% हिंदुस्तानी आजकल न्यूज अवॉइड करते। ये सर्वे है रॉयटर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और खबर क्यों नहीं देखना चाहते हैं? आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है। आप देखो ना, आप अखबार उठाते हो, पहले पन्ने पर
रेप है, मर्डर है, ये है, वो है, आप थोड़ी देर के बाद कहते हो मैं खबर क्या पढ़ रहा हूं। नतीजा क्या हुआ कि न्यूज अवॉइडेंस होने लगा है। बतिया लो, न्यूज जो अवॉइडेंस होने लगा है ये हमारे लिए एक चैलेंज है और आपके लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि आप जब खबर लोगों को सही सही नहीं आपको पता होगा तो आपके लिखने पे असर पड़ेगा। हमारे लिखने के लिए जरूरी हमको पढ़ना अच्छे से और नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो उसका असर तो हमको पड़ेगा ही। दूसरा क्या है कि जैसा हमने कहा कि एक तो डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी और कई बार आप हेल्पलेस फील करते हो। जैसे आपने ऐसे बहुत सारे लोग क्राइम शोज देखते हो ना, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वारदात, सनसनी, सीआईडी क्राइम शो नहीं है। सीआईडी एक अलग तरीके का एक सीरीज है। जो टिपिकल क्राइम शोज है वो आपका क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है, या न्यूज पे अगर देखें तो वारदात है, सनसनी है। वो श्रीवर्धन आके अचानक नहीं कहता चैन से सोना है तो जागते रहो। तो हमने कहा था पहले तय कर लो कि सोना या जागना है, वो तो एक चीज करना होगा ना, दोनों काम नहीं कर सकते। तो अब जब ये वाली सिचुएशन आ गई, वहां पे आप जब कई बार देखते हो तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे सवाल हम पूछे कि आप क्राइम पेट्रोल क्यों देखते हो, क्राइम की खबरें क्यों पढ़ते हो, आप यकीन करोगे आंसर क्या मिलता है? मजा, रोमांच। क्राइम की खबर पढ़ने में क्या मजा आता है भाई? यानी कि आप थोड़ी देर के लिए लगता है कि चलो ठीक है कुछ नहीं पढ़ो, यही पढ़ लो कहानी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गुस्सा भी पैदा करता है। जैसे हम लोग कहते हैं मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल कहां से आता है? इस गुस्से से आता है। समाज में जो कुछ भी हो रहा है हमें गुस्सा। तो आज के दिन में ये जो न्यूज अवॉइडेंस हुआ है ये हमारे लिए एक मेजर चैलेंज और इससे स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत बड़ा असर है। दूसरा क्या है, अब कोई बाउंड्री नहीं है। एक अखबार, टीवी चैनल, एक न्यूज चैनल, एक पोर्टल, कोई बाउंड्री नहीं, बाउंड्री खत्म हो गई। और ये बाउंड्री खत्म होने के बाद अब हमारे लिए एक नया सवाल है, कल क्या हो? क्या कल वैसे ही खबर दिखेगी जो आज दिखती है? तो अब एक नया चेंज आया है जो मैं आपको अब इस वीडियो में दिखाई। नहीं चल रहा है, वो वीडियो नहीं चल रहा है, सॉरी। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता था कि एआई बेस्ड न्यूज एंकर्स आजकल हो गए टीवी चैनल, ना केवल हिंदी में बल्कि आपके इंग्लिश और रीजनल में। अब एक सवाल आपके सामने आएगा कि क्या हम बन सकते हैं? आप सभी बन सकते हैं। मैंने कहा मेरा प्लान ए था ये, जबकि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़े, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के बाद भी मैंने अगर प्लान ए रखा तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए एक ऐसा एरिया है जहां पे हम काम कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया कोई मैटर नहीं, आपने किस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया कोई मैटर नहीं, लेकिन अगर आप एक अच्छे, जिसको कहते हैं ना, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, आप एक न्यूज कम्युनिकेटर कर सकते हैं। तो आपके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी जहां भी आता हो, अगर आपके पास ये क्वालिटी है तो आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप एक न्यूज पर्सन बन सकते हैं, एक मास कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अच्छा बाहर है। दूसरा क्या है, आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के सोचोगे कि हम जर्नलिस्ट बन जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलत है। कोई जर्नलिस्ट आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना, आपको एक इंस्टीट्यूट जर्नलिज्म की टेक्निकलिटी को सिखाता है। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आपको तमाम थ्योरीज बताई जाती है, आपको तमाम थ्योरीज का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जब आप फील्ड में जाओगे, जैसे कहीं पे आपने इकोनॉमिस्ट का जॉब ज्वाइन किया या आपने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ज्वाइन किया, वहां पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स बहुत ही डिफरेंट है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए आपको अपने कई बार ब्रेन को नए सिरे से दोहराना पड़ता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, हम लोग कहते हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स का तो यही है। हायर द डिमांड, हायर द क्या है, हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, यही है ना। अब ये वाली सिचुएशन कई बार आप देखोगे कि इसका जस्ट कई बार उल्टा भी होता है, क्योंकि कई और फैक्टर्स हैं जो उसके प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत ही अलग चीज है जो कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है। वो जब आप फील्ड में जाते हो और या आपके पास कोई नेचुरल एबिलिटी है कि नहीं, तो आप ये याद रखो कि आपके प्लान में ये कहीं फिट बैठता है।
आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हो, कहीं ये अगर आपके प्लान में है तो आपके लिए ये एक करियर ऑप्शन है। आप लोग सभी लोग एक अलग एम लेकर के आए हो। एक एम में ये भी देखो कि मेरे पास अगर ये चीज है तो हम इस फील्ड में आ सकते। आपने करना क्या है, एक डिग्री लेनी या डिप्लोमा, जो कि जैसे मंदिर के पास अपना है ना डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जहां से मैंने पढ़ाई की। अब वो पहले 1 साल का होता था, 2 साल का। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है दिल्ली में, 9 महीने का कोर्स है, पीजी डिप्लोमा का कोर्स है। जामिया है जहां पर 1 साल का कोर्स है। इनफैक्ट बीएचयू के अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को 2-3 बच्चे हमारे आईएमसी में अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। और ये संयोग देखिए कि 1-2 साल पहले एक बच्चा जो था वो उसी रूम का था जिस रूम में हम रहा करते थे, रूम नंबर 54, आचार्य नरेंद्र छात्र। ये भी अलग संयोग बना कि रूम नंबर 54 का एक स्टूडेंट आईएमसी में पहुंचा, जहां पर मुझे एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम करने का मौका मिला है। और बेसिकली हम वहां पर क्या करते हैं, हम लोगों को फाइनेंशियल जर्नलिज्म के बारे में बताते हैं कि जो लोग फाइनेंशियल जर्नलिज्म में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। तो ये यदि आपके पास एबिलिटी है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। अगला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है वो है हमारा राइटिंग। क्योंकि मनीषा ने खास तौर पर जिक्र किया था कि हम राइटिंग स्किल के बारे में भी चर्चा करें। और राइटिंग स्किल में अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आप लिखते हो। आपके लिए अभी क्या है, ये लास्ट वाला पार्ट, रिसर्च पेपर। आपने रिसर्च पेपर लिखना है, तो लिखने के समय में हम लोग किन चीजों पे ध्यान दें, किन चीजों के ऊपर ज्यादा अपने आप को तैयार करें, कैसे हमारा राइटिंग जो है इंप्रूव हो और हमारा जो पेपर, हमारा जो डिसर्टेशन है, हमारा जो रिसर्च पेपर है वो ज्यादा इफेक्टिव हो। तो उसके पहले आपने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। पहला क्वेश्चन क्या है, am I answering a question that people really care about? क्या मेरे पास ऐसा कोई जवाब है जो वाकई में लोग जानना चाहते हैं? जैसे आप जब कोई वाइवा फेस करोगे तो आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि आप वो आंसर दो जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं पता हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट जब तक आप एंटीसिपेट नहीं करोगे आप अच्छे राइटर नहीं। दूसरा क्या है कि एम आई प्रोमिसिंग स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब यह है कि हम कोई खास ऐसा चीज तो बताने को नहीं जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई खास चीज ऐसे जो कि लोगों के पास बिल्कुल पता नहीं। यानी कि जो हमारा एक वर्ड होता है कि न्यूज इज ऑल्सो करेंसी। तो ये जो करेंसी वैल्यू है आपकी राइटिंग में है कि नहीं, यानी कि लोगों के इंटेलेक्ट वेल्थ को बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछना है कि एम आई डेमोस्ट्रेटिंग क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। आपने कितने क्रेडिबल वे में आपने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है, आपने अपनी बातें कही है, और कितने ऑथोरिटेटिव वे में कही। देखिए एक बात याद रखिए, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना, लिखने में भी, बोलने में भी, दिखाने में भी। और ये कम्युनिकेटर आपने जितनी अथॉरिटी से आनी है, ये रातों रात नहीं आएगा, सच्चाई में बता। और इस बात के लिए मुझे सबसे ज्यादा मेरी जिस चीज ने मदद की मैं आपको बताऊं, मैंने लंबे समय तक बीएचयू में थिएटर किया, और वो थिएटर ने जो मुझे, जिसको कहते हैं ना, ये जो मंच का एक एहसास है वो काफी हद तक दूर कर दिया। मतलब डर वाला जिसको हम लोग कहते हैं। आप लोगों से पता नहीं, आप लोगों में से कितने लोग थिएटर में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों ने कभी थिएटर में कभी काम किया नहीं किया। लेकिन हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे 1988 में, 1988 में मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पर। उस समय में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इस बीएचयू का सबसे बदनाम डिपार्टमेंट, सबसे बदनाम। बेला हॉस्टल, नरेंद्र हॉस्टल, राजाराम हॉस्टल, ये एक अलग ही इनकी दुनिया है। और ये बॉर्डर कहां से शुरू होता था, भगवान दास के बाद। भगवान दास के बाद जो विश्वेश्वरैया हॉस्टल है जो कि आईटीबीएचयू का, वो हमारा बॉर्डर है। यहां तक हम सारी गुंडई करते थे, उसके बाद की गुंडई हमारी अलग तरीके की। और हम लोग बदनाम। उस समय में बीएचयू की कल्चरल टीम बनती थी, और कल्चरल टीम को डोमिनेट कौन करता था, आईटीबीएचयू, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे कहते थे कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में ऐसी क्या कमी है कि हमारे बच्चे नहीं जा रहे, हम लोग क्यों नहीं जा पाएंगे। अब ये संयोग कहिए कि उस समय जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर थे, प्रोफेसर टिकू सर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग भी ट्रायल दीजिए, सोशल साइंस वाली फैकल्टी वाले ट्रायल देंगे। तो हम लोगों ने बाकायदा जाके ट्रायल दिया, आर्ट्स फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी में। तो पहला जो 2 लोग गए थे बीएचयू से, उनमें से एक नाम था
मनोज तिवारी, जो कि आज के दिन में दिल्ली में सांसद हैं, और मनोज तिवारी आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल में रूम नंबर 104 और रूम नंबर 13 में रहते थे, जिनका पार्टनर बनता है। तो वो एक मेरे लिए बड़ी अच्छी बात किया हुई कि मुझे एक इनकरेज करता था। वो गाने का था, मुझे थिएटर का शौक। हमारी पढ़ाई शुरू होती थी रात को 10 बजे, उसका गायन शुरू होता था सुबह 4 बजे, और जब हम सोने जाते थे तो भाई साहब गाना शुरू करते थे। मुझे बड़ा इरिटेशन होता था, यार सोए या इसका गाना सुने। लेकिन वो 6 बजे उठ करके चला जाता था। ये जो बिरला हॉस्टल के सामने का ग्राउंड है, उसके बीसीओ चक्कर लगाता था, चूंकि वो क्रिकेटर है। तो उसको पढ़ाई में कम दिलचस्पी थी, उसको खेल कूद में और म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट था। वो पहला लड़का था सोशल साइंस का जिसने जाकर ट्रायल किया, उसका हो गया। दूसरा लड़का संदीप, जो कि आर्ट्स फैकल्टी से था, उसने ट्रायल दिया, उसका हो गया। तो लगा कि यार जब आर्ट्स और सोशल साइंस के 2 जा सकते हैं तो बाकियों में क्या कमी है। तो ये एक संयोग कहिए, सौभाग्य कहिए कि हम लोग ऐसे लोग मिले और हम लोगों ने जाके ट्रायल दिया और हमारा हो गया। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने, और वो कम्युनिकेशन स्किल आज मेरे कमाई का जरिया। तो मैंने उस समय जब थिएटर किया, वो उस समय लोगों को लगता था अरे यार नौटंकी कर रहा। मुझे याद है स्वतंत्रता भवन में शो था हमारा नाटक। अब पहले अभी भी फेस्टिवल होता है ना, नेशनल फेस्टिवल होता है। अब ये नेशनल फेस्टिवल था, हम लोग का प्ले था जिसका नाम था ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में हम लोग 8 कैरेक्टर थे, जिसमें से एक हम सोशल साइंस के थे, एक आर्ट्स फैकल्टी के थे। अगर आप लंका पे कैफे एट होम देखे हो, लंका पे देखो केशव की दुकान के नीचे कैफे एट होम, उसमें एक सत्येंद्र सिंह बैठे हैं, पपलू भैया, वो जो थे वो एक थे। तीसरे मैनेजमेंट के थे भरत भारद्वाज, 2 बच्चे आईटी के थे, एक लॉ का था और एक कॉमर्स फैकल्टी। अब ये 8 लोग पहुंचे स्वतंत्रता भवन में। अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमें स्टूडेंट्स जो है वो काफी इंकरेजमेंट मिलेगा। अब नरेंद्र देव के बच्चे आगे मिले, अबे शिशिरवा, अब आप यकीन करो कि आप परफॉर्म कर रहे हो जिसमें अलग तरीके का है, और हमारे नरेंद्र देव के बच्चे क्या है, अबे शिशिरवा। और मतलब आप वो शब्द में नहीं बोल सकता, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो बनारस से। तो मुझे लगा अच्छा वहां पे क्या था ना, स्टेज पे लाइट होता था, ऑडिटोरियम में लाइट नहीं, तो कोई दिखाई ना पड़े कौन बोल रहा है। लेकिन आपका कंसंट्रेशन तो टूट गया ना, आप बोल रहे हो, कोई डायलॉग बोल रहे हो। मेरा काम जो था, मेरा वहां पे रोल जो था, वो 2-3 तरीके के रोल थे। उसमें एक रोल मेरा ड्रग एडिक्ट का भी। अब आप सोचो कि मैं ड्रग एडिक्ट दिखता हूँ नहीं दिखता हूँ, मुझे नहीं। लेकिन हाँ, उस समय आप जो मुझे देख रहे हो उसका आधा हुआ करते थे, बिल्कुल दुबले पतले, आज भी है लेकिन उससे ज्यादा हुआ करते थे। मूंछें हुआ करती थी हमारी, यूं बिल्कुल चिपका हुआ था। हॉस्टल का छोले और चावल और रोटी खा खा करके क्या हाल होगा वो आप सभी समझ सकते हैं, आप सभी लोग उससे जूझ रहे हो। तो अब यहां जैसे ही जैसे ही पहला डायलॉग हुआ, यार सब नरक बचा, कई बार कंसंट्रेशन टूट जाता है। लेकिन मेरे लिए वो कम्युनिकेशन की पहली सीख कि उस तरह के एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, उस तरीके के एक माहौल में आप लोगों से बात कर पाते हैं, संवाद कर पाते हैं। तो आपकी राइटिंग स्किल में जब आप कहते हैं ना कि फर्स्ट थिंग, तो ये जो क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी है वो आपके एक स्किलिंग है कि आप कम्युनिकेट कैसे। फिर आपका अगला पॉइंट है कि हम जो बात कहना चाहते हैं क्या उसके लिए मेरे पास केस स्टडीज है कि नहीं, एग्जांपल्स है कि नहीं। फिर ये है कि क्या ये रिलेवेंट है और आगे चल करके मुझे इसे अपडेट करना है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आप जब लिखते हो तो कई बार आप किसी को एट्रीब्यूट करते हो, हम ये मान करके चलते कि एट्रीब्यूशन नहीं भी देंगे तो बात बन जाएगी। प्लीज ऐसा मत करिए। उसमें आपके आज के आप लोग सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो गया, लैपटॉप पे आप वर्ड यूज करते हो। आप जब वर्ड का फाइल खोलोगे ना, उसमें एक आता है हेल्प, जिसमें आप एट्रीब्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हो। उसका स्टाइल भी बताता है, चाहे वो एपीए करो, चाहे आप शिकागो स्टाइल करो, जो भी स्टाइल आप करो उसमें सारा डिटेल। उसके बाद क्या हमारे पास कोई समरी है, क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं, तो हमको एक पहले समरी देना। एक स्ट्रक्चर है, क्लियर स्ट्रक्चर है। हम लोग न्यूज में जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं उसको लोग कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आप देखो कि पिरामिड ऐसे होता है, इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर ऐसे होता है।
वो जो इंपॉर्टेंट पिरामिड स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे ऊपर में हम रखते हैं और फिर हम धीरे धीरे उसको स्ट्रक्चरिंग करते हैं। आपके लिखने में स्ट्रेट पिरामिड फॉलो करना, आपने रिवर्स पिरामिड फॉलो नहीं करना। आपको रिवर्स पिरामिड की जगह पे स्ट्रेट पिरामिड आपको फॉलो करना। लास्ट ये है कि क्या हम एक सही तरीके से बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। अगर इन क्वेश्चन के आपने आंसर्स दे दिए, आप यकीन मानिए आप अच्छा लिख सकते। लिखने के लिए सबसे पहले आप कभी भी लिखोगे ना, प्लीज इन क्वेश्चंस पे आप ध्यान दो। आप यकीन मानो, आप जब भी रिसर्च पेपर लिखोगे, डिसर्टेशन लिखोगे तो आप अच्छा लिखोगे। कोर एलिमेंट क्या है हमारा? सबसे पहला यह है कंसाइज। एक चीज आपने कभी नोटिस किया कि हम लोग लिखने के मामले में और बोलने के मामले में सेंटेंस आधे रखते हैं। बोलने में भी होता है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, क्या होता है? आधे वाक्य पे आप रुक जाते हो। उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है इन कंसाइज होने में और क्लैरिटी में। ना तो ये आ पाता है और ना ही ये आ पाता है। सेंटेंस छोटे रहे चलेगा, लेकिन वो कंसाइज हो और क्लियर हो। वर्ड आपको कोई जरूरी नहीं है कैसा हो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं टोन। टोन का मतलब क्या होता है? आपको एक थ्योरी में बताता हूं जिसका नाम है प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियत थ्योरी। आप में से शायद बहुत लोगों ने क्या नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का थ्योरी नहीं है, ये कम्युनिकेशन की थ्योरी। और ये थ्योरी क्या है? 55-38-7 क्या होता है? 55-38-7 का मतलब ये होता है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो 55% आपका बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन होता है और 7% वर्ड होता है। आपकी राइटिंग में भी वही चीज झलकनी चाहिए कि आपका टोन क्या है। बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वर्ड यूज नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करने। आप जितना सिंप्लीफाई करोगे आपका कम्युनिकेशन उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो कंसाइज हो, क्लियरर हो और टोन आपका सॉफ्टेन टोन आपकी कॉपी में हमेशा होना चाहिए। आप जबरदस्ती का एग्रेशन कभी भी कॉपी में मत लाइए। आपके लिए 55-38-7 इसको प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियत थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन 38% इज टोन। तो जब आप बोल रहे होते हो, जैसे आपने कभी नोटिस किया कि जब आप बोल रहे होते हो, आपने अगर इस आवाज पे आप बोलना शुरू करो तो सामने वाला बंदा भाग जाएगा, या वो कहेगा कि अरे यार क्या करे फायदा, ये तो जबरदस्ती बहुत ऊंची आवाज हो। आपको कान में कर्कश आवाजें पसंद नहीं, आपको कान में मीठी आवाज चाहिए और वो मीठी आवाज जो है वो टोन है। और 7% जो है वो शब्द है। हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑफेंसिव तो नहीं है। जैसे आप कहीं पे भी एक पर्टिकुलर शब्द हो सकता है कि आपकी अपनी भाषा में उसका कुछ और मतलब होगा, जो हिंदी के शब्द है उसमें उसका कोई और मतलब होगा। तो ऐसे शब्दों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये 55-38-7 राइटिंग में भी आपको फॉलो करना है, यानी कि 38% अगर आपका टोन बेटर होगा तो आपकी राइटिंग बेटर होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम जितना ज्यादा एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, जैसे राम सेड दैट ही इज गोइंग और ही इज गोइंग एज सेड बाय राम, दोनों में अंतर आ गया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। तो सेंटेंस हमारा जितना एक्टिव वॉइस होगा वो उतना अच्छा है। ग्रामर और पंक्चुएशन बहुत क्रिटिकल है। अनफॉर्चुनेटली अभी के समय में हम लोग ग्रामर पर ध्यान नहीं देते, ये एक सच्चाई है। जबकि आपको बताया कि बिहार में एक सबसे अच्छी बात क्या थी बिहार एजुकेशन में, जो आज भी है, कि वहां से भले ही क्लास 5 से इंग्लिश को लेकर के किया जाता है, लेकिन ग्रामर के ऊपर बहुत ध्यान। और नतीजा क्या है कि आप कॉमा और फुल स्टॉप को मतलब क्या, जैसे आप देखिए एक लाइन में बोलता हूं लेट्स ईट ग्रैंडपा। अब लेट्स ईट ग्रैंडपा जो हमने बोला, हमने बीच में कॉमा नहीं रखा, हम एक स्टेट बोल गए। हम फिर बोलते हैं लेट्स ईट ग्रैंडपा, हमने एक सेकंड का एक पॉज दे दिया। तो बोलने में इसलिए हमने पॉज दिया क्योंकि बीच में कॉमा है, लेकिन सेंटेंस का मतलब आप देखिए कैसे बदल गया। लेट्स ईट ग्रैंडपा यानी कि दादाजी को खा जाओ, है ना, और लेट्स ईट आधे सेकंड का पॉज ग्रैंडपा यानी कि दादाजी आइए हम लोग खाते हैं। तो एक कॉमा जो है वो अर्थ का अनर्थ कैसे करता है, वो इसका एक उदाहरण है। और टैक्स में आप लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ रहे हो आप लोग, सॉरी, पब्लिक फाइनेंस में कॉमा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जितने टैक्सेशन लॉज है ना, आप में से यकीन नहीं करोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमाई फुल स्टॉप और कॉमा से सबसे ज्यादा है।
वो एक कॉमा के बेसिस पे, कॉमा नॉट विथ स्टैंडिंग हेयर आफ्टर, आप जितने टैक्सेशन लॉस पढ़ो उसमें लास्ट में लिखा होगा नॉट विथ स्टैंडिंग ये होगा प्रोवाइजो, उसमें कॉमा होगा और एंड। अब और एंड में अगर कॉमा नहीं है तो उसका खेल अलग हो जाए। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि ग्रामर और पंक्चुएशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा। राइटिंग में ये बहुत ही क्रिटिकल है। सर एक जो हमें बाद में जब काम हम लोग कर लिए तो एक तो ग्रामर और स्पेलिंग बेसिक्स जरूर चेक करिए। आप लोगों के पास एक अच्छी चीज क्या है कि जब आप नेट पे टाइप करते हो, सॉरी वर्ड पे टाइप करते हो, तो उसमें एक ऑप्शन आता है रिव्यू, रिव्यू कर लो आप। बहुत सारे स्पेलिंग्स आपके ग्रामर के चेंज हो जाएंगे। और जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़िए। लिखने के पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली पढ़ना भूल गए। प्लीज मेरी सभी से आग्रह है, गुजारिश है, पढ़िए, प्रूफ रीड करिए। एक और बात है, जो आपने लिखा वो किसी से पढ़वा दीजिए, फीडबैक लीजिए। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म अगर कोई करता है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। आप अच्छे हैं, हम ये नहीं सुनना चाहते कि आप अच्छे हैं, हम ये सुनना चाहते हैं कि हम और कैसे अच्छा हो सकते। जैसे ही आप इस थ्योरी पे फॉलो करना शुरू करेंगे, आप फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करेंगे, तो आपके लिए उतना ही अच्छा। स्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा, और राइट, जाहिर सी बात है, लिखना खूब लिखिए। और लिखिए यानी कंप्यूटर पे मत लिखिए, हाथ से लिखिए। हाथ से लिखेंगे ना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपने हाथ से लिखना है। तो अभी आप जैसे आजकल तो हम लोग के हाथ में सब मोबाइल फोन है, जहां ऐसे स्लाइड्स आए हमने फोटोग्राफ ले लिया। हम लोग के समय में ये व्यवस्था नहीं थी। खैर अब वो जमाने गए, अब हम क्यों आपको याद रहे कि हमारे समय में क्या होता था। लेकिन आज के दौर में एक चीज जो नहीं बदली, जो हमारे समय में भी था और आपके समय में भी है, वो एग्जामिनेशन हॉल में हाथ से लिखना। और वो जो हाथ से लिखना है, वो तभी आप अगर कहें कि 3 घंटे में 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि 500-500 शब्द के हैं, 400-400 शब्द के हैं, वो कैसे आएगा जब तक आपका ये प्रैक्टिस ना। ये लास्ट कॉमन चीजें याद रखिए। पहला ये कि जितना स्ट्रॉन्ग वर्ब आप यूज करेंगे उतना बेहतर है। पैसिव वॉइस जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल ही अवॉइड करना है। सेंटेंस का लेंथ ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, आप सोचो 1 सेकंड में आप कितने शब्द बोल सकते हो? गेस नंबर बताओ आप, 1 सेकंड में कितने शब्द बोल सकते हो? 3, 4। आपने लिखने में भी वही सोच करके लिखना है कि एक सेंटेंस में हमारे 3-4 शब्द से ज्यादा ना, ताकि जो रीडर है ना उसको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। तो जो भी है उसको अगर ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता तो बहुत अच्छा है। और जितने भी ऐसे अननेसेसरी वर्ड है काट डालिए। और क्लिश एंड ओरिजिनल फ्रेजिंग, ओरिजिनल फ्रेजिंग यानी कि जब आप किसी से उठा भी रहे हैं, नकल भी कर रहे हैं, तो अकल के साथ नकल करेंगे। जब अकल के साथ नकल करेंगे तो आपकी जो फ्रेजिंग होगी वो उसमें ओरिजिनलिटी ज्यादा होगी। तो ये वो बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये मेरा लिंक्डइन है। आप में से जब कभी भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि चाहिए, चाहे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आपकी मैं थोड़ी मदद कर सकूं, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि शायद इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरा टैक्सेशन कोर एरिया है। मैं जीएसटी को लेकर के सबसे ज्यादा जिसको कहना पैशनेट हूं। जीएसटी पे मैंने बहुत काम किया और अभी भी सीख रहा हूं। तो कभी भी आपको लगे टैक्सेशन का पॉइंट वो आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो हमारी बातचीत इतनी ही है। अब आपके सवाल अगर आपके हों तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई सवाल किसी का? बैठ के बात करें, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं खड़े।